फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनीता सिंह। मैं आपको इकोनॉमिक्स का अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में आज पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आर्थिक कार्यों के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस अध्याय में अर्थव्यवस्था को तीन प्रकार से या तीन वर्गों में विभाजित करके समझाया गया है। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक के रूप में बताया गया है। नंबर 2, संगठित और असंगठित रूप के क्षेत्रकों का विभाजन किया गया है। और तीसरा भाग उसका स्वामित्व आधारित क्षेत्रक अर्थात सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बारे में बताया गया है, जिसमें हम मौलिक अवधारणाओं जैसे राष्ट्रीय आय, रोजगार इत्यादि से अवगत आपको कराया जाएगा। चलिए पहले हम आपको आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक के बारे में समझाते हैं। आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक का आशय प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक व तृतीयक क्षेत्रक से होता है। आर्थिक कार्यों गतिविधियों के लिए इन तीनों क्षेत्रकों में उत्पादन से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप किए जाते हैं। इन क्रियाकलापों के कारण ही आर्थिक विकास में तेजी आती है। वैसे ही इसे अर्थव्यवस्था को आजीविका उत्पन्न करना भी इन क्षेत्र का पहला अर्थ होता है। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि। जब हम प्राकृतिक कारकों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं या प्राकृतिक संसाधनों से वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, डेयरी, खनन, मत्स्य पालन और वनारोपण आदि क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधि। इसके अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के द्वारा अन्य रूपों में बदला जाता है। विनिर्माण प्रक्रिया को किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में भी संपन्न किया जा सकता है। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे के उपयोग करके हम सूत काटते हैं, कपड़ा बुनते हैं। गन्ने का उपयोग कर चीनी या गुड़ तैयार करते हैं। मिट्टी से हम ईंट बनाते हैं और ईंटों से भवनों का निर्माण करते हैं। यह विभिन्न प्रकार के उद्योग से संबंधित है, इसलिए इसे एक क्षेत्रक और कहा जाता है, जिसे औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र के बारे में आपकी जानकारी है, देखिए इसको। तृतीयक क्षेत्र की गतिविधि। इस क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में सहायता प्रदान करती हैं। ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती हैं। व्यापार, बैंक सेवाएं, परिवहन, संचार और भंडारण तृतीयक गतिविधियों के ही उदाहरण हैं। इसलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है, क्योंकि इनसे वस्तुओं का सृजन किया जाता है। यह भी समझना आवश्यक है कि सेवा क्षेत्रक में ऐसी जरूरी सेवाएं भी सम्मिलित हैं जो प्रत्यक्ष वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती। जैसे शिक्षक, डॉक्टर, वकील, धोबी, नाई, मोची आदि के अतिरिक्त प्रशासनिक कार्य करने वाले लोग भी इसमें सम्मिलित होते हैं। चलिए अब तीनों क्षेत्रकों की तुलना के बारे में पढ़ते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के विविध उत्पादन कार्यों से काफ़ी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। उत्पादन के क्षेत्र में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के विभिन्न उत्पादक वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है, इन्हों तीनों क्षेत्रों में अत्यधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए कार्य करते हैं। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना क्यों की जाती है? क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं की गणना करते समय उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु या सेवा की गणना करने की आवश्यकता नहीं होती। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना की जाती है। जैसे एक किसान किसी आटा मिल को 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ बेचता है और मिल में गेहूँ की पिसाई होती है। एवं बिस्कुट कंपनी को आटा 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। बिस्कुट कंपनी आटा के साथ चीनी व तेल जैसी वस्तुओं का भी उपयोग करती है और बिस्कुट के 4 पैकेट बनाती है। वह बाजार में उपभोक्ता को 15 रुपये पैकेट की दर से 60 रुपये बिस्कुट बेचती है। इस प्रकार बिस्कुट ही अंतिम उत्पाद हुआ। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना का कारण भी होता है। बिस्कुट के उदाहरण में गेहूं और आटा मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो अंतिम वस्तुओं के रूप में उसकी सेवाओं के प्रयोग की जाती हैं। अंतिम उत्पाद व वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही सम्मिलित होता है। बिस्कुट जो कि अंतिम वस्तु है, उसके 60 रुपये में पहले से ही आटे का मूल्य 10 रुपये सम्मिलित है। इसी प्रकार अन्य सभी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य सम्मिलित होता है। अतः गेहूं और आटे के मूल्य की अलग अलग गणना उचित नहीं है। चलिए आपको अब हम सकल घरेलू उत्पाद के बारे में बताते हैं। किसी विशेष वर्ग में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ग में
क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी सघउक कहते हैं। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ग में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है। सकल घरेलू उत्पाद का मापन एक कठिन कार्य है। भारत में यह कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह मंत्रालय राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करता है। इसके बाद सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान करता है। आगे हम पढ़ाएंगे आपको क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन। विभिन्न क्षेत्रों का ऐतिहासिक संदर्भ देखें तो विकास की प्रारंभिक अवस्था से प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक सक्रियता का सबसे अधिक क्षेत्रक रहा है। अधिक होने के कारण उत्पादन अधिक होने के कारण दूसरे लोग कार्य भी करने लगे और व्यापारियों के और शिल्पियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। क्रय विक्रय कई गुना बढ़ गया। कालांतर में अनेक लोग परिवहन, प्रशासन और सैन्य आदि क्षेत्रों से जुड़ने लगे। इसके बावजूद अधिक वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद भी जो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित थे, लोगों के अन्य क्षेत्रों से जुड़ने के बावजूद अधिकांश लोग प्राथमिक क्षेत्र में ही अपना रोजगार करने लगे। इस प्रकार जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई और कृषि क्षेत्र समृद्ध होता गया, वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा। कुल उत्पादन जो है विनिर्माण की नवीन प्रणाली को भी प्रभावित करने लगा। धीरे धीरे विनिर्माण प्रणाली के प्रचलन में आने के बाद लोगों का रुझान विनिर्माण की ओर हुआ। जब विनिर्माण से संबंधित नवीन प्रणाली अस्तित्व में आई तो जो लोग पहले खेतों में काम करते थे उनमें से बहुत लोग अब कारखानों में काम करने लगे। अब अधिकाधिक लोग कारखानों से सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का प्राप्त करने लगे। अधिकाधिक लोग कारखानों पे जो प्राप्त करते थे उनका अधिक से अधिक प्रयोग करने लगे। अब कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से द्वितीय क्षेत्र भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गया। इसके बाद तृतीय क्षेत्र की तरफ रुझान बढ़ गया। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में ही नियोजित हैं। विकसित देशों में यही सामान्य लक्षण देखा गया। भारत में तृतीय क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादन क्षेत्र के रूप में उभरा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व क्या है। 1973-74 और 2013 से 14 के बीच 40 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई, इसमें सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में हुई। परिणामतः वर्ष 2013-14 से भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीय क्षेत्र को सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभारा गया। भारत में तृतीय क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण क्यों हो गया, इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे पहले किसी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक और तार सेवा, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है। क्या माना जाता है? बुनियादी सेवाएं। किसी विकासशील देश में इन सेवाओं का प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार। द्वितीय रूप से देखते हैं कृषि और उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, कम भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता गया और प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होना होगा ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। तृतीय, जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे लोगों की अन्य मांगें भी शुरू हो जाती हैं, जैसे रेस्टोरेंट, पर्यटन, शॉपिंग मॉल, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय। यानी पैसा होगा तो लोग निजता चाहेंगे, निजी अस्पताल में अपनी देखभाल कराना चाहेंगे, निजी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार फिर चौथा विकास भी हुआ। इसमें विगत दशकों के में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण और जरूरी हो गई। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो गई। अब प्रश्न ये उठता है कि अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हो गए। सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के चिंताजनक पहलू भी हो गए। इससे जो है चिंताएं बढ़ने लगीं और छिपी बेरोजगारी अदृश्य बेरोजगारी के रूप में बढ़ती चली गई। जैसे किसी क्षेत्र में किसी खेत में यदि 5 सदस्य एक साथ कार्य कर रहे हैं तो वर्ष भर काम करने के बाद भी उनका
वही उतना ही वेतन रहेगा, उतना ही पैसा उनके पास रहेगा। लेकिन उसी में से अगर कोई अलग जा कर के किसी बांध बनाने में या नहर की खुदाई में हिस्सा लेगा तो उसका एक अलग रोजगार बढ़ेगा। हालांकि अगर वो लोग उनमें से 5 सदस्यों में से अगर 2 सदस्य हट भी जाते हैं तो उनके खेत में कोई नुकसान नहीं होगा, रोजगार में कोई कमी नहीं आएगी। उनका खेत वैसे ही उत्पादन करेगा, वही चीज़ें फसल पैदा होगी जो 5 लोग मिलकर करते थे, और वही फसल जो 3 लोग मिलकर करते हैं उतनी ही पैदावार होगी। लेकिन उसमें से 2 अगर किसी साहूकार के यहाँ काम करने गए या नहर की खुदाई में गए तो श्रमिक, तो उनका श्रम जो है आवश्यकता के अनुसार अलग हो गया। तो कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए थे। यदि आप कुछ लोगों को कृषि से हटा भी देते हैं तो भी उत्पादन प्रभावित थोड़ी होगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में इसे अल्प बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है। अब आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, कोई बेकार नहीं है, परंतु वास्तव में उनका श्रम प्रयास विभाजित है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है किंतु कुछ भी पूर्ण रोजगार किसी को नहीं प्राप्त है, और यह अल्प बेरोजगारी की ही स्थिति है, जहाँ लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं लेकिन सभी अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, क्योंकि यह उन लोगों की बेरोजगारी है जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हैं। तो अलग थलग ये खुली बेरोजगारी कहलाती है, इसलिए इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्र में भी हो सकती है, जैसे जो दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं, वे प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत कार्य जैसे रोजगार करते हैं, उनमें भी ये हो सकती है। जिन्हें रोजाना काम नहीं मिलता या जिन्हें हम सेवा क्षेत्रों के कुछ लोगों को सड़कों पर ठेला खींचते हुए कुछ चीज़ें बेचते हुए देखते हैं तो पूरा दिन बिता देते हैं परंतु बहुत कम कमा पाते हैं। चलिए हम चर्चा करते हैं कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो। हम लक्ष्मी के उदाहरण लेते हैं कि लक्ष्मी के पास एक खेत है, 2 हेक्टेयर भूमि है। वो उस पर कुछ कुएं का निर्माण कराने के सरकार से कुछ मुद्रा व्यय करती है, बैंक से ऋण लेती है और अपनी भूमि की सिंचाई करने में सक्षम होगी। रबी की फसल मौसम में एक दूसरी फसल गेहूँ उपजाती है, और मान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर गेहूँ की फसल 2 लोगों को 50 दिनों में बीज डालने, पानी डालने, खाद डालने और कटाई इत्यादि में रोजगार प्रदान करती है। अतः परिवार के 2 अन्य सदस्यों को अपनी जमीन में रोजगार मिल जाता है। अब मान लेते हैं कि ऐसे कई खेतों की सिंचाई के लिए एक नए बांध का निर्माण किया जाता है, एक नहर खोदी जाती है। इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हो सकेंगे और अल्प बेरोजगारी की समस्या अपने आप कम हो जाएगी। आपके विचार से आपके क्षेत्र में किस समूह के लोग बेरोजगार या अल्प बेरोजगार हैं? क्या आप कुछ उपाय सुझा सकते हैं इन पर अमल किया जा सके? प्रश्न यह उठता है, हमारे विचार से हमारे क्षेत्र में निम्न समूह के लोग बेरोजगार अथवा अल्प बेरोजगार हैं, जैसे खेतीहर श्रमिक परिवार, छोटे किसान परिवार, पेंटर, बढ़ई, फेरी वाले, मरम्मत कार्य करने वाले लोगों को, मकान निर्माण करने वाले मिस्त्री, सड़कों पर ठेला खींचने वाले, कबाड़ उठाने वाले, सिर पर बोझा ढोने वाले लोग इत्यादि। इनके लिए कुछ उपाय सुझाए जा सकते हैं, जैसे रोजगार सृजन कार्यक्रमों को लागू किया जाए, सिंचाई के लिए नए बांधों का निर्माण या नहर खोदा जाना ताकि कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हो सकें, और सरकार द्वारा अर्धवर्षीय अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों और सेवाओं को बढ़ावा देना जिसमें अधिक से अधिक लोग नियोजित कर सकें। बेरोजगारों व अल्प बेरोजगारों को कम ब्याज दर व ऋण उपलब्ध कराना ताकि वे अपने छोटे मोटे व्यवसाय प्रारंभ कर सकें। सरकार को परिवहन और फसलों के भंडारण पर या ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर निवेश करना चाहिए। इस कार्य से किसानों, परिवहन और व्यापार सेवाओं में लगे लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकता है। इसी 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए भारत सरकार ने लगभग एक कानून बनाया जिसे महात्मा राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम 2005 कहते हैं। इसके अंतर्गत सभी लोगों को काम करने का जो सक्षम हैं उनके काम करने की ज़रूरत है, जिनको सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार की गारंटी देती है, और सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती तो उन लोगों को बेरोजगारी भत्ता देती है। अधिनियम के अंतर्गत इस तरह कामों की वरीयता दी जाएगी तो इनसे इस प्रकार से भविष्य में भूमि उत्पादन में बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
चलिए हम संगठित और असंगठित के रूप के क्षेत्रकों के विभाजन के बारे में पढ़ते हैं। रोजगार के संगठित क्षेत्रक में रोजगार की अवधि नियमित होती है। संगठित क्षेत्र के सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। ये सरकारी नियमों का पालन करते हैं। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार की सुरक्षा प्राप्त होती है। कर्मचारी एक निश्चित समय तक कार्य करते हैं। यदि वे अधिक समय तक कार्य करते हैं तो नियोक्ता के द्वारा उनको अधिक वेतन दिया जाता है। असंगठित क्षेत्र में क्या होता है? अधिकतर सरकारी नियंत्रण से यह बाहर होता है। यह छोटी मोटी और बिखरी हुई इकाइयों से बना होता है। इस क्षेत्र के नियम आदि तो होते हैं पर किंतु उनके पारदर्शी तरीकों से पालन नहीं होता। यहाँ के अधिकतर कार्य कम वेतन वाले होते हैं। इस क्षेत्र में कर्मचारियों की विभिन्न असुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सवेतन छुट्टी, अवकाश एवं बीमारी के कारण छुट्टी आदि का कोई प्रावधान नहीं होता। चलिए हम इसको एक कहानी के रूप में लेते हैं। कांता एक कार्यालय में काम करती है। वह सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में रहती है। वह नियमित रूप से प्रत्येक माह वे अपने महीने के अंत में अपना वेतन पाती है। वेतन के अतिरिक्त वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी प्राप्त करती है। उसे चिकित्सीय अन्य भत्ते भी मिलते हैं। कांता रविवार को कार्यालय नहीं जाती। उस दिन उसके सवेतन अवकाश रहता है। उसने जब नौकरी आरंभ की तो उसे एक नियुक्ति पत्र दिया गया था जिसमें नौकरी संबंधी निबंधन और शर्तों का उल्लेख किया गया था। उसी जगह एक कमल है जो कमल कांता का पड़ोसी है। वह नज़दीक की किराना दुकान में दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक है। वह सुबह 7:30 बजे दुकान पर जाता है और रात 8 बजे तक काम करता है। उसे अपनी मजदूरी के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता नहीं मिलता। जिस दिन वह काम पर नहीं जाता उस दिन की मजदूरी उसे नहीं मिलती। उसे कोई छुट्टी या सवेतन अवकाश नहीं मिलता। उसे कोई औपचारिक पत्र नहीं मिला जिसमें दुकान में नियुक्ति के बारे में कहा गया हो। उसका नियोक्ता उसे किसी भी समय काम से हटाने के लिए कह सकता है। इस प्रकार आपने देखा कांता संगठित क्षेत्र में काम करती है। संगठित क्षेत्र में जो उद्यम और कार्यस्थान आते हैं जहाँ रोजगार की अवधि नियमित होती है और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। जो क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और सरकारी नियमों और विनियमों का पालन भी करना होता है। इन नियमों एवं विनियमों का अनेक विधियों जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवा अनुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि का उल्लेख किया जाता है। इसे संगठित क्षेत्र कहते हैं क्योंकि इसके कुछ औपचारिक प्रक्रिया और कार्यविधि है। इसके विपरीत कमल असंगठित क्षेत्रक में काम करता है। असंगठित क्षेत्रक छोटी छोटी और बिखरी इकाइयाँ जो अधिकांश सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं या उनसे निर्मित होता है बाहर होती हैं या उनसे निर्मित होती हैं, जिन्हें कम वेतन वाले रोजगार और प्राय नियमित नहीं हैं। वहाँ ऐसे अतिरिक्त समय पर काम करने वाले सवेतन छुट्टी भी नहीं होती। अवकाश, बीमारी कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान भी नहीं होता। उनका वेतन भी कट सकता है अगर वो छुट्टी लेते हैं तो। जब वो काम पर नहीं जाते हैं कुछ मौसमों में तो काम बंद भी हो सकता है, उनका काम छूट भी जाता है। अब ये बात उठती है कि शहरी क्षेत्रों में इसका असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे किया जा सके। शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः लघु उद्योगों के श्रमिकों, निर्माण, व्यापार एवं परिवहन में कार्यरत आकस्मिक श्रमिकों और सड़कों पर विक्रेता का काम करने वालों, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिकों, वस्त्र निर्माण करने वालों और कबाड़ उठाने वालों से रचित है। लघु उद्योगों को भी कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पाद के विपणन के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता होती है। आकस्मिक श्रमिकों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संरक्षण दिए जाने की जरूरत है। इस प्रकार से आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण और सहायता अनिवार्य रूप से मिल सकती है। तीसरा क्षेत्र के बारे में आप समझिए। स्वामित्व के आधार पर आधारित क्षेत्र, जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की परिभाषा के रूप में इनको हम जानते हैं। आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रों में वर्गीकृत करने के एक अन्य तरीके हो सकते हैं, जैसे परिसंपत्तियों का स्वामी और सेवाओं की उपलब्धता के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है। सार्वजनिक क्षेत्रों में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। निजी क्षेत्र में संपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी
एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है। कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की ज़रूरत पड़ती है। सार्वजनिक क्षेत्र का दायरा या सीमा जनहित के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बहुत आवश्यक व्यापक है। सरकार को सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनों के लिए आवासीय सुविधाएं, भोजन एवं पोषण पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। देश के पूरी तरह से उपेक्षित हिस्सों को ध्यान देना और निर्धनों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी और कर्तव्य है। और उन्हें बुनियादी सेवाएं भी उपलब्ध करानी चाहिए, जैसे अस्पताल, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ सेवाएं, पुलिस स्टेशन, अदालत, रक्षा बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि। इन सभी सेवाओं को बुनियादी सेवाएं कहते हैं। ये सभी जो है उपलब्ध करानी चाहिए। सरकार को सुरक्षित अधिकांश आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार को अपने पर लेनी चाहिए और सरकार को उसकी अनिवार्यता को समझना चाहिए, ताकि भोजन और पोषण दर पर अधिक से अधिक ध्यान दे सकें। तो आपने समझा भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक के बारे में आपने जाना, समझा। उम्मीद है कि आपको सब समझ आया होगा। कृपया आप लोग जो हैं बाकी चीज़ों को किताब पढ़िएगा, बार बार समझिए उसको, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।